लास्ट लेक्चर में देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा था? इंडक्टिव इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेजोनेंस, या फिर आगे चल के सीखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो पहले रेजोनेंस सीखेंगे और बाद में सीखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। पहले रेजोनेंस। तो मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक बार केमिकल बॉन्डिंग जरूर रिवाइज कर लेना, तो वही कि रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के लेक्चर में कुछ रेजोनेंस सीखेंगे, फिर कुछ मेसोमेरिक इफेक्ट आगे चल के सीखेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट, नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आएगा आपका। ये टॉपिक क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटिवली थोड़ा छोटा टॉपिक है, ये टॉपिक उससे काफ़ी बड़ा है। रेजोनेंस क्या होता है तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है, पर मैं आप लोगों को चलो एग्जांपल बता देता हूँ रेजोनेंस है क्या एक्चुअल में। वैसे रेजोनेंस को बोलते हैं सिंपली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, वो रेजोनेंस होता है। पर चलो मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करते हैं कि आप लोगों के घर पे चोरी हो गई, मान लेते हैं कि जो भी है, मतलब किसी के घर में या चलो आप सबके घर में चोरी हो गई, और मान लेते हैं जब चोर निकल रहा था तो गेट पे आपने उसको देखा, ठीक है। फिर जब वो स्टेयर से उतर रहा था, मतलब मान लो घर पे चोरी हो गई, तो मान लेते हैं कि आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, तो आपने उसको गेट पे देखा, और फिर जब स्टेयर से उतर रहा था तो आपके नेबर ने उसको देखा, और मान लेते हैं कि जब बाहर निकल रहा था तो गेट पे, मतलब मेन गेट पे वॉचमैन ने देखा। तो उस चोर को 3 लोगों ने देखा, आपने देखा, स्टेयर पे उतरते वक्त आपके नेबर ने देखा, और वही आपके मेन गेट पे, बिल्डिंग के मेन गेट पे आपके वॉचमैन ने देखा। अब सपोज करते हैं कि आपकी फैमिली ने कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन किया कि भाई हमारे घर में चोरी हो गई। तो वही पता ही होता है कि दिखाते ना जैसे क्राइम पेट्रोल में, तो फिर वो पुलिस वाला आएगा तो बोलेगा स्केच आर्टिस्ट स्केच बनाओ। तो अब स्केच बनाना है, तो मान लेते कि आपने जैसे मान लेते उसको फ्रंट से देखा, फिर नेबर जो था वो स्टेयर में जब आप वो उसको, मतलब वो लेफ्ट से उसकी गुजरा, तो नेबर ने उसको लेफ्ट से देखा, गार्ड ने उसको राइट से देखा। तो तीनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया। किसी ने कहा कि नाक ऐसा है, किसी ने कहा बाल ऐसे, किसी ने कहा कुछ भी आंखें ऐसी है, ये है वो है। तो सबने अपना अपना इन्फॉर्मेशन दिया। स्केच आर्टिस्ट ने सारे इन्फॉर्मेशन को मिलाया और एक स्केच तैयार किया। तो जो मतलब स्केच बना वो नियरली चोर के जैसे था। तो यही एक्चुअल में रेजोनेंस है। अब बोलोगे क्या? हाँ, यही रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि 2-3 मॉलिक्यूल के कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उनको मिला देते हैं, तो हम लोगों को एक्चुअल मॉलिक्यूल के बारे में मिल जाता है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है इसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो, समटाइम्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल is not explained by single structure. It require 2 or more structure to explain all its property. This phenomena is known as resonance. कई बार मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर नहीं बता पाता, उसको और स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि चोर का जो स्केच है, आप हो सकता है अकेले नहीं बना पाते, मतलब नहीं बता पाते कैसा ऐसा है, तो आपके नेबर ने, आपके गार्ड ने सब कुछ हेल्प किया उसको ड्रॉ करवाने में। तो इस तरीके से होता है रेजोनेंस। ये तो भाई इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, जिसका यूज कभी नहीं पड़ेगा। अरे लिख लो, कोई पूछे तो बताना यही है, पर यूज नहीं पड़ेगा। कोई पूछे तो यही बक देना बस, कैसा ऐसा होता है, समटाइम नॉट एक्सप्लेन बाई वन स्ट्रक्चर, बस बोल देना। तो यूज कहीं नहीं पड़ेगा। यूज किसका पड़ेगा उसमें आते हैं, तो नीचे लिखते हैं। तो लिखो, रेजोनेंस इज delocalization. Resonance is delocalization of pi electron, या फिर लिख लो pi bond. Resonance is delocalization of pi electron, या फिर क्या है, pi bond. तो ये पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है रेजोनेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है इसको करते धीरे धीरे।
तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड को मतलब डीलोकलाइज का मतलब कि पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। डीलोकलाइज का मतलब कि पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। पहले एक दो एग्जांपल समझते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले एक दो एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग को बता रखा है ये सब चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहले एग्जांपल करते हैं बेंजीन से। कोई कहता है बेंजीन ऐसे होगा, तो कोई एक इस तरीके से एरो बनाना है। ये एरो मतलब इधर उधर मतलब दोनों साइड जा रहा है। तो ये पाई बॉन्ड ऐसा डीलोकलाइज हो रहा है ना, घूम रहा है, ये ऐसा ये ऐसा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये आपके पास इस तरीके से, फिर से इसको घुमा दो तो इससे ये बन जाएगा, इससे ये बनेगा, दोनों घूमते रहेंगे, ठीक है। और दोनों को मिला के तो क्या घूम रहा है, पाई बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ठीक है, कभी गायब कभी आया। तो जो आ जा रहा है उसको इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। क्या बोलते क्या है इसको, ये जो है इनको बोलती है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैंने केमिकल बॉन्डिंग को बताया, पर फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं, आगे हेल्प करेगा आपको। ये जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एंड इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। दोनों को मिला के बना हाइब्रिड, तो दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये ऐसे समझो, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये दोनों इमेजिनरी। अरे भाई, चोर का जो पिक्चर स्केच बना वो ओरिजिनल है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने दी, कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेबर ने दी या फिर जो गार्ड ने दी, वो सबको मिला के मतलब सबने ऐसा होगा वैसा होगा, फिर एक्चुअल बन गया। तो ये इसका एक्चुअल है, और इसको ड्रॉ करने में ये एक्चुअल है, हाइब्रिड इज ओरिजिनल। इसको ड्रॉ करने में इन दोनों ने हेल्प किया, ठीक है। किसने हेल्प किया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखते कुछ पॉइंट लिखते हैं, इसमें लिखो कि रेजोनेंस हाइब्रिड is the real structure of molecule, whereas canonical structure are imaginary structure। ये imaginary है, ये एक्चुअल है। अरे चोर को डायग्राम आपने इमेजिन करके बताया ना, वो इमेजिनरी। जो एक्चुअल में जो ड्रॉ हुआ दैट इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, ठीक है। ये समझ में आ रही है। सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, पाई बॉन्ड। एक पॉइंट और लिख लेते हैं पहले, वो एरो क्या बताता है कि दोनों की तरफ भटक रहा है, ठीक है। चलो एक थोड़ा अलग से एग्जांपल, मतलब दो स्ट्रक्चर की जगह चलो तीन वाला कर लेते हैं। CO3 2- कार्बोनेट आयन। ये बात को ध्यान रखना, मैं बॉन्ड ऑर्डर या फिर जो भी चार्ज है कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। सिंपल अभी कर रहा हूं। ठीक, ये है ठीक, ये हुआ। फिर आगे नेक्स्ट, ठीक, ये तीन हुआ आपका, और इसका हाइब्रिड।
हाइब्रिड मतलब तीनों को मिला के, कभी सिंगल है मतलब डबल है, सिंगल भी है डबल भी है, तो डॉटेड, जो आ रहा है जा रहा है उसको डॉटेड, ठीक है। और 4 जगह लिखने का मन करे तो -1 -1 -2, 3 ऑक्सीजन में भटक रहा है तो एवरेज ले लो, -2/3, ठीक है। ये एरो क्या इंडिकेट करता है? रेजोनेंस, मतलब ये इसमें ये इसमें ये इसमें घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक है, तीनों एक दूसरे में भटक रहे हैं, और वो हाइब्रिड है, ठीक है। तो इसमें नीचे फिर लिख लो कि आपका वही कि कार्बोनेट हैव 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? 3, ठीक है, और वो उसका हाइब्रिड। तो ये तो चलो एक दो एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ने के पहले कुछ बातों को समझेंगे। कुछ अभी तक तो देखो हम सिंपल केस से लेते आ रहे थे और सिंपल केस से भी लेंगे कुछ टाइम तक, फिर धीरे धीरे चीज़ें को लेवल को बढ़ाएंगे। तो पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है रेजोनेंस के लिए, तो लिखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है तो उनको आपको इस तरीके से दिखाना है। तो इसमें नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो 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 रेजोनेंस इज इंडिकेटेड बाय दिस, इससे ये लिखो, इंडिकेट रेजोनेंस इज इंडिकेटेड बाय, ये इससे इंडिकेट करना है, ठीक है। इसमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे रेजोनेंस में क्या होता है कि सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है? पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड। रेजोनेंस में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो लिखो इन रेजोनेंस ओनली पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट। इन रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड नेवर टेक पार्ट। सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं करता। कौन करता है? पाई बॉन्ड करेगा या फिर लोन पेयर, वो लोन पेयर जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें आगे लिखो लिखो इन रेजोनेंस ओनली दैट लोन पेयर टेक पार्ट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड। इफ lone pair is not able to convert into pi bond, then that lone pair also does not take part in resonance। तो सिर्फ वही लोन पेयर टेक पार्ट करेगा जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब सिर्फ पाई बॉन्ड, मतलब आपको ध्यान रखना पाई बॉन्ड, तो वो जो कन्वर्ट हो रहा है वो भी, और अगर नहीं हो पा रहा कन्वर्ट तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फिर नीचे लिखो लिखो लोन पेयर which can be converted into pi bond is known as delocalized lone pair, and this lone pair is only considered for resonance। फिर आगे नेक्स्ट लाइन से लिखो if lone pair is not converted into pi bond, then that type of lone pair is known as localized lone pair। तो वो कैसा कहलाएगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर, और वो काउंट नहीं करता रेजोनेंस में, ठीक है। जैसे समझो, देखो जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ये पहले, तो ये इधर और ये इधर, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये लोन पेयर कैसा कहलाएगा? ये लोन पेयर कहलाएगा, ये लोन पेयर आपके पास है डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है ये, ठीक है। और ऐसा जो लोन पेयर एक्चुअल में होता है, ये आपके पास क्या है कि रेजोनेंस में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये ठीक है। ये
अब देखो एक ये सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर इसको आगे भेजा तो आगे जाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो सब लोन पेयर का मतलब थोड़ी ना होता है कि रेजोनेंस होगा, भाई वो लोन पेयर जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है वो देखना है। ऐसे नहीं कि कोई भी लोन पेयर, देखो जब आप इसको आगे भेजोगे तो आगे जाना चाहिए, आगे क्यों जाना चाहिए, अगर आप इसको भेज दोगे तो यहाँ पे फिर अदरवाइज 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आगे कुछ जा नहीं सकता है, तो इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या पार्टिसिपेट करता है इसमें। रेजोनेंस में सिर्फ क्या होता है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड की पोजीशन बदलती है। इसमें नीचे नेक्स्ट 9 से लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम नेवर चेंजेस, इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम नेवर चेंजेस। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड नेवर चेंजेस, सिग्मा बॉन्ड और एटम की पोजीशन नहीं बदलता है, जो करना चाहो कर लो। क्या बदलता है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड की पोजीशन। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन रेजोनेंस ओनली पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर चेंजेस, उसे ब्रैकेट में लिख लो ओनली डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, सिर्फ डीलोकलाइज्ड होगा, तो ऐसा नहीं कि कोई भी चेंज हो रहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलता है, ये बात को ध्यान रखना है। जैसे कई बार एक ये बच्चों वाला क्वेश्चन होता है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड आइसोमर। भाई आइसोमर में एटम का पोजीशन बदलता है, आइसोमर तो पता ही होगा क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि एटम का पोजीशन नहीं बदलेगा, तो जब एटम का पोजीशन ही नहीं बदल रहा तो ये अलग है ना आइसोमर से। आइसोमर में क्या होता है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, जहां पे स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इसमें नीचे लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो इन केस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल नेवर चेंजेस, स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मैंने इसको कुछ ऐसा कर दिया, देखोगे तो फॉर्मूला सेम है, ठीक है, पर ये जो है ये रेजोनेंस नहीं है। अरे आप सिर्फ पाई बॉन्ड को भेज के ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गए हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, तो ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस में क्या होता है, एटम का पोजीशन नहीं बदलता है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 की जगह 3 होगा, तो ये रेजोनेंस नहीं कहलाएगा। रेजोनेंस में एटम का पोजीशन, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन कभी भी नहीं बदलेगा। सिर्फ क्या बदलता है, सिर्फ बदलता है आपका किसका पोजीशन, पाई बॉन्ड है लोन पेयर का। या फिर चलो एक और देख लेते हैं इसमें, तो मान लेते मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, देखोगे तो सेम फॉर्मूला, मेरे हिसाब से दोनों में ऑक्टेट पूरा सेम फॉर्मूला है, पर ये रेजोनेंस नहीं है। ये बोलोगे ये क्या है, ये मतलब ये एटम का पोजीशन बदल गया, ऐसा रेजोनेंस नहीं होता भाई। रेजोनेंस में एटम का पोजीशन नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। सिर्फ क्या बदलता है, पाई बॉन्ड। तो ये सब रेजोनेंस नहीं है, मतलब ये सब रेजोनेंस नहीं होता। ये सब क्या है, अरे ये सब आइसोमेरिज्म है, जो आगे करेंगे हम लोग। आइसोमेरिज्म में होता है एटम को इधर उठा के लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ भेज दिया, इधर उधर जो करते हैं वो आइसोमेरिज्म होता है, नॉट रेजोनेंस। समझते हैं इसमें रेजोनेंस क्या है। इसमें चलो रेजोनेंस करवा के देखते हैं, ठीक है, कैसे हो सकता है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो सकता है। ये अब ऐसा केस मैंने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करवाया, इसका हाइब्रिड हम लोग थोड़ा ड्रॉ करके देख लेंगे तो कैसा होता है, देखते हैं पहले रेजोनेंस कैसे होगा। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो दान कर देगा, उस पर आएगा प्लस चार्ज, मतलब जिसने कुर्बानी दिया उस पर आएगा प्लस चार्ज।
एटम को वैसे ही ड्रॉ कर लो भाई, एटम को के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं, जैसा है वैसा ड्रॉ कर लो। अब सिर्फ क्या बदल सकता है, पाई बॉन्ड, इसको मिल रहा है फोकट का और इससे बेचारे से दूर हो रहा है, तो देखो क्या हुआ, इधर ये आया, इसको मिल गया, मिलने वाले को प्लस, इससे बेचारे से कम हो गया, इसको माइनस। ठीक है ये। अब कोई सोचेगा सर इसको इतना फायदा क्यों, इसके साथ इनजस्टिस क्यों? कोई बात नहीं, उल्टा कर देते हैं। हम तो सारी पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, हम किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं, सबके साथ इक्वल, इधर और इधर भी हो सकता है। तो ये हो सकता है स्ट्रक्चर। ठीक है ये, और इनको मिला के आप क्या ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है आपके पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों आपके पास है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इनको मिला के क्या ड्रॉ होगा, हाइब्रिड। ठीक है, तीनों को मिला के हाइब्रिड ड्रॉ होगा एक्चुअल में। हाइब्रिड क्या होगा, तीनों का वही मिक्स फॉर्म होगा, तीनों को मिला के हाइब्रिड ड्रॉ होगा इसमें। ठीक है ये। अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या होगा, CS2। ठीक है, कभी डबल है, कभी सिंगल, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी यहाँ पे माइनस, कभी यहाँ पे प्लस, तो ओवरऑल तो जीरो हो गया, माइनस प्लस, तो वैसे ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल लेगा, पर ऐसा। ठीक है ये। अब देखो एक बात समझो कि इसमें क्या है कि हम लोग जो पहले जो केसेस कर रहे थे पहले, उसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर सब एक ही जैसे थे। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बेंजीन के 2 ड्रॉ के, दोनों एक ही जैसे थे। हम लोगों ने कार्बोनेट के देखो 3 ड्रॉ के, तीनों एक ही जैसे थे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, और यहाँ पे चार्ज है और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इनमें क्या डिफरेंस होगा ये हम लोग आगे करेंगे, मतलब आगे है सब चीज़ें कि मतलब यही ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये सब चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करवाया गया था। इनमें कौन मतलब ज़्यादा प्रिफर होता है, कैसा क्या होगा, ये सब चीज़ें आगे करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसमें, और ये इसका हाइब्रिड। ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें नीचे लिखो। रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज more stable than canonical structure। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा हमेशा। अब होता क्या है, देखो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, देखो तो एक्चुअल में देखो होता क्या है, देखो ये जो एटम जो इंडिकेट किए जाते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है ना, ये अरे एटम का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो न्यूक्लियस है और उनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया इक्वली, तो वैसे केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा हाई होता है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू रेजोनेंस electron cloud become distributed in complete molecule। due to this distribution of electron cloud, stability of molecule increases। So due to resonance, stability of molecule always increases। तो जब भी रेजोनेंस होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस होते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये हमेशा बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इनमें क्या डिफरेंस हो, मतलब जैसे पहली बात तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले आगे नीचे लिखो इसमें। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो होता क्या है एक्चुअल में,
जैसे बेंजीन के केस में 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर थे और दोनों एक ही जैसे थे, तो वैसे केस में क्या होता है, जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। मतलब अगर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर वो इक्विवेलेंट है, मतलब अगर वो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो मतलब कि एक ही जैसे है। जैसे कार्बोनेट में देखो 3 थे, तीनों एक ही जैसे थे। अगर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, वो आपके पास सेम होता है। अगर उनका कंट्रीब्यूशन मतलब कि सेम होता है तो वैसे केस में क्या होता है कि वो जो हाइब्रिड बनता है वो दोनों के काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है वो। तो इसमें नीचे पहले लिखो, इसमें लिखो इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल इन दैट केस ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर contribute equally in resonance hybrid. In that case all canonical structure contribute equally in resonance hybrid. ठीक है, तो वो resonance hybrid में क्या होता है, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखो if all canonical structure are similar it is known as इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर एक ही जैसे सिमिलर है तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसमें लिखो इफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, जैसे कि लास्ट वाले केस में था, इन दैट केस मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर contribute maximum to resonance hybrid. If all canonical structures are different, in that case most stable canonical structure contribute maximum to resonance hybrid. That is resonance hybrid appear very similar to the most stable canonical structure. अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल ज़्यादा है कौन कम है। करेंगे भाई, सब करेंगे। अगले लेक्चर में सब मैं ऑर्डर लिखवाऊंगा, सब ऑर्डर लिखवाऊंगा कि मतलब ये मैं पॉइंट बताऊंगा कि अगर ये 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो कैसे पता चलेगा ये ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल। तो उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं पॉइंट्स को आगे लिखवाऊंगा, मैं हर चीज़ को बताऊंगा। अभी बस ये लिखना है कि अगर 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और दोनों की स्टेबिलिटी अगर अलग अलग है तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब इसमें आगे लिख लो कि इट मीन्स दैट लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट लीस्ट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो लेस स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो लीस्ट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें एक टर्म होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो रेजोनेंस एनर्जी 1-2 बार पहले भी आ चुका है, तो अब हम लोग इसका मेन डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। देखो अगर जो आपके पास मान लो अगर इक्विवेलेंट, सपोज करो अगर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। देखो एक बात ध्यान रखना कि अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले कि जब भी रेजोनेंस होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो मतलब लेस एनर्जी। तो मान लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी ये है और हाइब्रिड की एनर्जी ये है, तो इनका जो गैप होता है वही होता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो एनर्जी गैप बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। आगे लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो वो हमेशा कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये अब ये तो सिंपल बात हो गई। पर अगर मान लो कि जैसे कि अभी हम लोग कह रहे थे ना कि आपका ब्यूटा 1,3 डाइईन वाला केस, तो वहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर अलग अलग थे। मतलब अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर अगर अलग अलग होंगे तब रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा। तो अगर अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो उस केस में जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर था और जो हाइब्रिड होगा उनके बीच का एनर्जी गैप कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो
if canonical structure have different stability, in that case energy difference between most stable canonical structure and resonance hybrid is known as resonance energy, because most stable canonical structure contribute maximum to resonance hybrid, because most stable canonical structure contribute maximum to resonance hybrid, and resonance hybrid appears similar to the and resonance hybrid appears similar to the मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल की जैसे वो एपियर होता है, तो इसीलिए आपके पास क्या होगा कि उनका जो एनर्जी गैप होगा वही आपके पास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका रेजोनेंस एनर्जी। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि आपका ए एंड बी जो है, मान लेते हैं कि ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। और ये मान लेते हैं कि ए जो है, ए इज मोर स्टेबल, ठीक है, और एक्स मान लेते हैं एक्स इज हाइब्रिड। तो देखो मैं एक ऐसे समझा रहा हूं कि देखो ऊपर जाने पे क्या होता है, एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब ऊपर आने पे एनर्जी बढ़ता है। तो ध्यान रखना है कि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है उसकी एनर्जी कम। तो देखो एक्स मान लो यहाँ पे है, यहाँ मान लेते ए और यहाँ मान लेते बी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, पर इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है। ए ज्यादा स्टेबल, बी कम। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और एक्स क्या हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, इनका गैप, इनका एनर्जी का गैप। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, इनका गैप। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वही आपके पास कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसमें ये। अब देखो बच्चों, हम लोग रेजोनेंस में कुछ बातों को और समझते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें, लिखो इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन and unpaired electron never changes. In case of resonance, total number of paired electron and unpaired electron never changes. तो रेजोनेंस में क्या होता है कि टोटल जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो चेंज नहीं होते। और यहाँ पे पेयर्ड का मतलब देखो क्या होगा, पेयर्ड का मतलब होगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वही जो पाई बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ में लोन पेयर, मतलब वैसा लोन पेयर भाई जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो साथ में लोन पेयर। तो मतलब इनका जो समीशन है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का जो समीशन है, दोनों को मिला के वो नहीं बदलेगा, या फिर अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ है तो वो भी नहीं बदलेगा। इनका नंबर अगर बदल गया तो वो रेजोनेंस नहीं कहलाता है। तो समझते हैं इस बात को, क्या है ये बात। देखो पेयर्ड का मतलब ये कि दोनों एक साथ है, तो उनकी जो यूनिटी है उसको नहीं तोड़ना है, उनको अलग अलग नहीं करना है। जैसे समझते हैं, मैं थोड़ी देर पहले जिस एग्जांपल को समझा रहा था उसको फिर से देखते हैं। देखो ये मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मान लेते हैं ये पाई बॉन्ड है और इसमें देखो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक साथ गए, मतलब दोनों के साथ गए, चेंज नहीं हुआ, और फिर ये दोनों एक साथ टूट गए, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेजोनेंस। तो यहां पे आ गया प्लस और ये CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। तो ये देखो, ये मतलब पेयर का मतलब क्या था, ये पाई इलेक्ट्रॉन था, ये लोन पेयर बन गया, तो रहा तो पेयर ना ये,
पेयर का मतलब आप पाई बॉन्ड भी समझ सकते हो या फिर लोन पेयर भी, पर दोनों एक साथ रहने चाहिए, उनको तोड़ना नहीं है। चाहे वो दोनों मिलके बॉन्ड बनाए, चाहे दोनों मिलके लोन पेयर बनाए, उनकी यूनिटी को नहीं तोड़ना है। तो वही पाई बॉन्ड से लोन पेयर बन सकते हैं, रेजोनेंस होता है। तो अब आप बोलोगे सर फिर आपने जो पॉइंट बताया वो समझ में नहीं आ रहा, समझते हैं। तो देखो रेजोनेंस और भी कितने तरीके के हो सकते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं, फिर आगे इस पे फिर से आते हैं। तो देखो इसमें देखो क्या है कि पॉसिबल कॉन्जुगेशन लिखते हैं, मतलब आपका कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो सकता है, पहले इन बातों को ध्यान रखना है। तो पहले कुछ हम लोग पॉसिबल कॉन्जुगेशन को देख लेते हैं, जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं जिनको, तो उनमें से कुछ केसेस को देख लेते हैं। तो देखो पहली बात तो क्या क्या हो सकता है, अगर आपके पास, मैं इसको बल्कि इधर से कर देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिस्टम है, मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ठीक है। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितना भी गैप करके करो, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अभी करवा के दिखवाया, तो आप इसको करके लिख लो, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या केस में हो सकता है, देखो मैं आपको जितने केस बता रहा हूँ इनके अलावा कभी कोई केस आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब जो भी मैं केस बताऊंगा इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं एक्चुअल में। तो अगर आपके पास अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, मतलब जिसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम है, तो वहां रेजोनेंस हो सकता है। तो इसमें नीचे लिख लो, अच्छा एक पॉइंट लिख लो, लिखो इसमें, इफ सिस्टम हैव अल्टरनेट पाई बॉन्ड दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देन रेजोनेंस इज पॉसिबल। तो रेजोनेंस वहां पे क्या रहता है, पॉसिबल रहता है, ठीक है। फिर इसमें देखते हो सेकंड पॉइंट, इसमें सेकंड क्या हो सकता है, अगर आपके पास लोन पेयर हुआ, देखो माइनस चार्ज से मतलब नहीं है भाई, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर। मैं इनके बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स आपको बाद में अभी थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, पर यहां पे क्या ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड, फिर यहां पे क्या, उससे कोई मतलब नहीं, फिर लोन पेयर, मतलब पाई और फिर एक गैप करके लोन पेयर। लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज है नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख लो कि इफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर कॉन्जुगेटेड विथ ईच अदर, कॉन्जुगेटेड का मतलब यह है कि अल्टरनेट पोजीशन पे, आर कॉन्जुगेटेड विथ ईच अदर, इन दिस केस ऑल्सो रेजोनेंस इज पॉसिबल। कैसे कराते हैं, देखो ये इधर, ये इधर, देखो कितना प्यार से हो गया। तो ये क्या बनेगा, हो गया ये। अब इसमें देखो थर्ड केस, यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब नहीं कर रखता, देखो मैं आपको जो बताना जो चाह रहा हूं उस पर फोकस करो। देखो क्या हो क्या सकता है, या तो लोन पेयर होगा, दे देगा, मतलब लोन पेयर, माइनस चार्ज है कि नहीं डजेंट मैटर, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो खाली बेचैन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर इस पर वैकेंट ऑर्बिटल है तब वैकेंट ऑर्बिटल है तो खींचेगा। देखो वैसा होता है ना जैसे आप लोगों ने आने के इक्विलिब्रियम में किया था, लुईस बेस देगा, अरे लोन पेयर देगा, ले जाओ ले जाओ, लुईस एसिड बेचारे का ऑक्टेट नहीं पूरा, खींचेगा। तो अगर कहीं पे वैकेंट ऑर्बिटल, देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, उसमें s ऑर्बिटल एंड p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, तो एक s और 3 p, टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ही बॉन्ड बनना है, एक उसमें खाली ऑर्बिटल है। तो अगर कहीं पे खाली ऑर्बिटल दिखाई देगा तो रेजोनेंस हो सकता है। कैसे, इसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये खींचेगा। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने क्या बताया हमेशा, जो देता है उस पर प्लस, जिसको मिलता है फ्री का फोकट का उस पर माइनस। इसको मिल गया था देखो माइनस, इसने दिया इस पर प्लस, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल। अब वही सेम ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसने त्याग किया, जिसने त्याग किया उस पर प्लस चार्ज, भाई दे रहा है तो लो प्लस चार्ज, तो जिसने दिया उस पर प्लस चार्ज, और इधर साइड देखो डबल बॉन्ड आया, तो इसको एक्स्ट्रा फोकट का बॉन्ड मिल गया, तो इस पे माइनस प्लस माइनस 0। तो इसमें नीचे लिख लो कि
if pi bond and vacant orbital are in conjugate position, in this case also resonance is possible. conjugate मतलब कि alternate, ठीक है, ये होने चाहिए। अब और क्या हो सकता है देखते हैं। ये भी, तो ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, जो अकेला, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो अकेला इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग, बेटर वर्ड फ्री रेडिकल या रेडिकल। अरे रेडिकल वर्ड सुना होगा ना, कई बार टीवी में आते रहते हैं, किसी का एडवर्टाइजमेंट, मतलब लोगों को पता नहीं होता पर फिर भी आता ना, कि जैसे एक च्यवनप्राश का मान लो ऐड आ रहा है कि इसमें एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो रेडिकल को रोकता है। अरे कई बार वर्ड बोलते हैं तो रेडिकल को रोके, मतलब आपके जैसे नहीं बॉडी में कुछ भी मान लो फेस में ग्लो लाएगा, रेडिकल को रोकेगा, ऐसा आता है। तो वो यही रेडिकल है। तो रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसकी वजह से सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो देखो है क्या, पहले समझो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दे दिया, ठीक है, बेचारा कंगाल था, ले लिया। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप यहां पे दोनों ट्रांसफर कर दोगे तो इस पे अगर आप करके देखो तो इस पे 7 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 बॉन्ड है कार्बन पे देखो 3 बॉन्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 7। इस मतलब इसको ध्यान से देखो, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो इसमें फिर 9 हो जाएगा, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि भाई कार्बन पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तब क्या होगा, तो देखो बॉन्ड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 में से 1 इधर और 1 इधर। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर ऐसा रेडिकल का केस आया, रेडिकल का केस नॉर्मली कम एग्जिस्ट करते, पर ऐसा हो सकता है। तो ऐसा करने पे देखो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा तो देखो क्या होगा, पहले CH2 रेडिकल और इस CH और इस CH2। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये भी रेजोनेंस होता है। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, मैंने बताया रेजोनेंस में टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होने चाहिए। तो आप कोई बोल सकता है सर यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ पाई बॉन्ड और लोन पेयर, मतलब रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ पाई बॉन्ड लोन पेयर, मतलब पेयर, मतलब वही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका फोकस पाई बॉन्ड और लोन पेयर के अलावा कहीं नहीं होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड पे फोकस करना मींस वेस्टेज ऑफ टाइम, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, उसका कभी कोई चेंज ही नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और एक पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रेजोनेंस मतलब ये है। और यहाँ पे भी एक मतलब सॉरी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक पाई बॉन्ड, कोई नंबर नहीं चेंज हो रहा। तो ये भी रेजोनेंस है। तो इसमें लास्ट वाले में लिखो इफ पाई बॉन्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन conjugated position, in this case also resonance is possible। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, एक्चुअल में इसके अलावा किसी भी केस में आपको रेजोनेंस का और कोई केस नहीं मिलेगा। रेजोनेंस सिर्फ यही हो सकता है, या तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है या तो पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पे कार्बन होना जरूरी नहीं है, मैं आपको कार्बन पे फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पर भी फोकस करवा रहा हूं। उसको देखो, या तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड होंगे, या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर होगा, या फिर पाई बॉन्ड के साथ वैकेंट ऑर्बिटल होगा, प्लस चार्ज होना नेसेसरी नहीं है, या फिर पाई बॉन्ड के साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो रेजोनेंस हो सकता है। तो इसके अलावा और कोई केस होता नहीं। जो भी केस बनेगा आगे वो इन्हीं से डेराइव होगा। इससे बहुत केसेस बन सकते हैं, पर जो भी केसेस आगे होंगे वो इसी से डेराइव होगा। अब मुझको जो कॉन्सेप्ट जो समझाना था वो ये था कि इन केस ऑफ रेजोनेंस टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर चेंजेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब मैंने जब फ्री रेडिकल को समझा दिया, पहले देखो ये दोनों एक साथ थे, मान लेते हैं मैंने इसको इधर किया और ये इधर, दिस इज द रेजोनेंस। ठीक है, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर, पेयर मतलब पेयर का मतलब कि लोन पेयर, और ये पाई बॉन्ड दोनों काउंट होगा। ठीक है, अनपेयर्ड नहीं हो, लोन पेयर हो। अभी जब मैंने फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद क्या होता है, कई बार बच्चे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर हर जगह ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है, गलती। ज़्यादा अगर कुछ भी किया तो गलत, तो अब क्या दिमाग लगाने लगते, देखते क्या होता है। इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, फिर मैंने जैसे पाई बॉन्ड तोड़ा, लोग सोचते हैं कि सर एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर देते हैं और एक इधर देते हैं, ऐसा करते हैं, और एक इधर इसको पकड़ाते हैं, एक इसको देखो इधर पकड़ाते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, देखो CS2 ये रेडिकल। ठीक है, अरे दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको दिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको और दो थे, एक इसको एक इसको, तो इधर वाला और इधर वाला, तो दोनों मिलके बीच वाले में पाई बॉन्ड बनाएंगे और फिर CS2 रेडिकल। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें देखो समझने की बात है, लोग सोचते ये पे रेजोनेंस हो गया, नहीं ये रेजोनेंस नहीं है। देखो लास्ट वाले केस में क्या था, आप वहां पे जाओ, एक पाई बॉन्ड था, मतलब एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड, एक पेयर था, मतलब एक पेयर था और एक अनपेयर्ड था, उसका नंबर नहीं बदला है। आपने यहां पे क्या किया, देखो यहां पे दो पाई बॉन्ड है, मतलब आप दो पाई बॉन्ड का मतलब क्या बोलोगे, यहाँ पे 2 पेयर है। कितने पेयर है, 2 पेयर है। यहां पे ये लोन पेयर है तो पेयर ना, ये पेयर, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, तो यहां पे भी 2 पेयर, मतलब दोनों एक साथ है, पेयर काउंट होगा। पर आपने क्या किया, यहां पे एक ही मतलब पाई बॉन्ड रखा, तो यहां पे सिर्फ एक पेयर है, और यहां पे एक और एक, 2 अनपेयर्ड, यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपने नंबर ऑफ पेयर या फिर अनपेयर को बदल दिया तो वो रेजोनेंस नहीं होता है। सो दिस इज नॉट रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बदलेगा, ये बात को ध्यान रखना है। तो लोग ऐसा करने लगते, ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, उसके चक्कर में फिर गलत होने लगता है। तो दिस इज नॉट अ रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपको क्या करना है कि ऐसे तोड़ के अनपेयर्ड का नंबर घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, ये अलग केस है, ये मतलब ये रेजोनेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ रेजोनेंस। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। मतलब देखो होता क्या है, ये मतलब देखो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मॉलिक्यूल कभी ये नहीं करता है, मतलब रियल में कभी नहीं होता है। आप दिमाग लगा के हो सकता है पेपर पे कर दो, पेपर पे लिखना कुछ और मतलब बात है, अरे पेपर आपका है, पेन आपका, आप जो चाहो वो लिख दो, पर आप लिख सकते हो, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है कि जो चीजें हम लोगों को एग्जिस्ट करता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इससे ये बनता ही नहीं है, तो कैसे पढ़ सकते हैं, ये होता ही नहीं है एक्चुअल में, तो ये नहीं होता है। कई बार बच्चे पूछते फिर ये क्या है, अरे भाई होता ही नहीं तो फिर क्या होगा, ये ऐसा मॉलिक्यूल बनता ही नहीं एक्चुअल में कभी। ये बात को ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स नहीं है कि जहाँ पे कुछ भी ऐड कर दो। जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वही एक्चुअल में मतलब आपको पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे एग्जिस्ट करता है। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझ याद आया, कई बार मतलब इलेक्शन के पहले, जैसे मान लो कि इलेक्शन होने वाला इंडिया में, तो एक पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ऐसे एक जनरल एग्जांपल और एक नॉर्मल। तो जैसे मान लो किसी भी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, सपोज करते हैं मध्य प्रदेश में, मैं यूपी या फिर महाराष्ट्र नहीं लेता क्योंकि यूपी का मैं रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र के आप लोग मोस्टली रहने वाले हो, तो ऐसा स्टेट नहीं लेते, न्यूट्रल स्टेट ले लेते हैं। अब जैसे मान लो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के पहले कई बार क्या होता है, छोटे मोटे जो पार्टीज होती है वो मिल जाती है, तो मिलने पे क्या होता है, लगता है ना कि अरे इस पार्टी को 20% वोट मिले थे, इस पार्टी को 15% वोट मिले थे, इसको 10% वोट मिले थे, तो सोचते हैं अगर मिल जाएंगे तो टोटल वोट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 45, और वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी।
पर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि मान लो ऐसा कि एक बड़ी पार्टी है और 2-3 छोटी मोटी पार्टी है। तो बड़ी पार्टी का मान लेते हैं वोट परसेंटेज 40 है, छोटी मोटी पार्टी का किसी का 20, किसी का 15, किसी का 10। उन्होंने सोचा सब मिल जाते हैं 45% हो जाएगा तो हमारा वोट परसेंटेज बड़ी वाली पार्टी से ज़्यादा हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। पर रिजल्ट आने के बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा चांस होता है यही पार्टी जीतेगी बड़ी वाली, छोटी वाली फिर से हार जाएंगी। क्योंकि वो जो वोट परसेंटेज होता है वो मैथ नहीं है कि ऐड कर दिया 20 + 15 और ये ऐसे नहीं होता है। वोट परसेंटेज तो पूरे स्टेट के एवरेज बताता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उन चीज़ों को फैक्टर नहीं लेता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री है। तो इवन जब दो पॉलिटिकल पार्टी मिलती है उसको बोलते थे कि जीत जाएंगे, उसको हमेशा ये बोला जाता है कि भाई ये इलेक्शन है, इलेक्शन में मैथ्स नहीं अप्लाई होता, इलेक्शन में केमिस्ट्री अप्लाई होता है। यहाँ पे चीज़ें उतनी सिंपल नहीं होती जितनी सिंपल आपको दिखती है। तो वैसे केमिस्ट्री में नहीं होता कि ये बॉन्ड तोड़ दिया वो बॉन्ड तोड़ दिया, अरे मजाक चल रहा है क्या भाई, ऐसे नहीं होता है। जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते उसको कैसे तोड़ दोगे आप, तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। अब चलो हम लोग 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो आप समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, मेनली कार्बन होता है और साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन्स। तो इसमें नॉर्मली क्या होगा, अगर सेकंड पीरियड एलिमेंट है जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेनली तो यही तीन ही होते हैं, मतलब मेनली कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 99% में आपको यही तीन मॉलिक्यूल मतलब यही तीन आइटम दिखाई देंगे। ये तीनों कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड को। सेकेंड पीरियड में क्या होता है, एस एंड पी ऑर्बिटल्स, टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल, तो सब मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप रेजोनेंस करवाओगे तो ओवर एक्साइटेड होके कभी ये मत कर देना कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा कर दिया, अरे होता ही नहीं। जैसे मान लो अगर 1 लीटर का पानी का बोतल है तो उसमें 2 लीटर पानी नहीं आ सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर 1 लीटर के पानी के बोतल में ½ लीटर 700 ml आ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 8 से कम हो सकता है पर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कुछ भी हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वो रेजोनेंस नहीं हो सकता, उसको कट करना है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ रेजोनेंस सेकेंड पीरियड एलिमेंट will never have more than 8 electron. Second period element will never have more than 8 electron. ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होगा, will never have more than 8 electron, होगा ही नहीं, ये बात को ध्यान रखना है। जैसे क्या, देखो सपोज करते ये लोन पेयर है, ठीक है, ये इधर बहुत अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है जी, अरे देने वाले पे प्लस मिलने वाले को माइनस, सब सही है। देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हमेशा बचता है। अरे नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, एक लोन पेयर बचता है। ये लोन पेयर मैं दिखा रहा हूं आपको क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। टेस्ट में या एग्जाम में ये लोन पेयर कभी भी बन के नहीं आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर से तो आप समझ लोगे कि ऐसा ऐसा करना है, कोई ऐसा काम जिससे आपको हेल्प मिले टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो जेईई मेन हो, किसी भी एग्जाम में नहीं था। एडवांस तो चलो बहुत ऊपर की बात हो गई, किसी भी एग्जाम में लोन पेयर ड्रॉ होके आएगा नहीं। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि लोन पेयर यहाँ पे है, समझना पड़ेगा, कोई बताने नहीं आएगा ये कि भाई लोन पेयर देख लो, समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है। अब जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, नहीं दिखाया जाएगा पर आपको समझना होगा कि यहाँ पे लोन पेयर है, मैं दिखा भी नहीं रहा। अब ऐसा कर देगा, मान लो कि ये ऐसे ऐसे,
और देखो ये इधर आ गया ना ये, और देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस तो माइनस प्लस जीरो, और जिसको एक्स्ट्रा मिल रहा है उस पर माइनस, ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। अब आपको क्या ये स्ट्रक्चर दिखा दिया जाएगा ये, ठीक है। ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजोनेंस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस। तो ये जो है ये हो ही नहीं सकता, रेजोनेंस तो छोड़ो, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पर होता ही होता है। मतलब देखो मैंने नहीं दिखाया, आपको लिख के भी 100% नहीं आएगा। तो ये बात लेकिन समझना है कि नाइट्रोजन पहले से एक लोन पेयर है। आपने जब बॉन्डिंग किया तो यहाँ पे देखो ये ऐसा हो गया, तो अब देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड, 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड, एक लोन पेयर, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे पॉसिबल ही नहीं होता है, तो ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और लोन पेयर में आपको फैक्ट ये है कि लोन पेयर दिखाया भी नहीं जाएगा, आपको लगेगा अगर 4 बॉन्ड एकदम सही है, और फिर आपको मिलेंगे -1। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते। कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना है, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर हमेशा रहता है। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास हमेशा 2 लोन पेयर रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये रेजोनेंस आपके पास नहीं होगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आज लिख लेते हैं, फिर आगे वाले लेक्चर में एग्जांपल हम लोग समझेंगे। देखो रेजोनेंस जो करते हैं इसके लिए पाई बॉन्ड चाहिए। अब एक बात समझो, या फिर लोन पर जो रेजोनेंस में चला जाता है, अब इसके लिए एक बात समझो कि कार्बन के 4 ऑर्बिटल, एक s और 3 p, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो एक p ऑर्बिटल हटाना पड़ेगा। अरे पाई बॉन्ड के लिए p ऑर्बिटल पैरेलल चाहिए, तो पाई बॉन्ड के लिए एक p ऑर्बिटल को हटाना पड़ेगा। तो क्या बचा, एक s और 2 p ऑर्बिटल। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s या 2 p का होगा, क्योंकि एक p तो पाई बॉन्ड बना लेगा, या एक ये भी हो सकता है कि कार्बन 2 पाई बॉन्ड बना ले। तो को रेजोनेंस करने के लिए कम से कम एक पाई बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। इवन वो 2 भी कर सकता है, पर एक तो जरूरत पड़ेगी। तो अगर एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक s और 2 p ऑर्बिटल बचेंगे। अगर 2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक s एक p ऑर्बिटल बचेगा। तो जब भी रेजोनेंस होगा तो जो कार्बन है, कार्बन वो हमेशा sp या sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ रेजोनेंस कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज sp और sp2 हाइब्रिडाइज। फिर इसमें आगे लिखो इन केस ऑफ रेजोनेंस कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नेवर sp3 हाइब्रिडाइज। ये sp3 हो ही नहीं सकते हैं, अगर हो गए तो रेजोनेंस नहीं होगा। ये चीजें बहुत ध्यान रखना है। अब चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखो मानते हैं लोन पेयर, तो कुछ ऐसा हो सकता है, तो ये जो लोन पेयर है, देखो ये क्या होगा, डीलोकलाइज्ड। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। देखो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट क्या क्या होता है, आप ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर विच डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर which does not take part in resonance are considered. That is, for hybridization only localized lone pair are considered. Delocalized lone pair are never considered for resonance, for hybridization. Delocalized lone pair are never considered for hybridization. तो ये रेजोनेंस में चला गया, मतलब कि पाई बॉन्ड बना दिया, तो ऐसे लोन पेयर को काउंट ही नहीं करना है। तो ये कैसा हाइब्रिडाइज है, देखो एक सिग्मा और हाइड्रोजन के 2 सिग्मा, तो ये sp2 है। लोन पेयर जो रेजोनेंस में चला गया, जो पाई बॉन्ड बना दिया, उसको काउंट ही नहीं करना है। अब देखो इसको समझो, यहां रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, ये रेजोनेंस हो ही नहीं सकता भाई, जहां 2 को तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना टूटेगा, रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। तो ये जो लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, फिक्स्ड।
तो यहाँ पे 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो ये sp3 है। दिस इज लोकलाइज्ड, दिस इज sp3, ठीक है, sp3 होगा और ये sp2। तो रेजोनेंस जब होता है तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है। तो वैसे केस में हम लोग वो जो लोन पेयर जो रहता है एक्चुअल में, वो जो लोन पेयर जो रहता है जो डीलोकलाइज होता है उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बस हम लोग आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। तो याद रखना है कि जब भी रेजोनेंस होगा तो देखो मेनली कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अराउंड पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमते हैं, इसलिए इन्हीं तीनों को ध्यान रखना है। हाइड्रोजन, एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन में कभी कुछ नहीं हो सकता, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड, और बाकी हेलोजन्स को के केस में कभी कदार कुछ चीजें बदल सकती है, जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन के केस में वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए उनमें कभी कदार कुछ हो सकता है। पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। इनके केस में अगर रेजोनेंस होगा तो हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन है इन तीनों एटम का हमेशा क्या होगा, sp या फिर sp2।